दिसंबर 27। ईमान, क्यों रो रही हो? वो आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते रो पड़ी। दिल ना जाने क्यों इतना उदास हो गया था। दिल कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर दूर भाग जाए। मासिल की जान पर बनाई थी। उसका दिल किया अपने करीब खड़ी ईमान को कहीं छुपा ले, दुनिया से दूर ले जाए, इतनी दूर जहाँ उस जालिम दुनिया के असूल ना हो, बंदिशें ना हो, कोई रुकावट ना हो। लेकिन वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लग गई। वो रोती गई। देखो, अगर तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। वो जब बर्दाश्त न कर पाया तो उसे बोलना ही पड़ा। और ये थाली धमकी नहीं थी, उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो कर सकता था। उसकी बात सुनते ही ईमान जैसे होश में आई। उससे चेहरे से हाथ उठाकर मासिल को देखा। उफ। वो नजरें फेर गया। उससे बेसाख्ता सांस लेने की कोशिश की थी। पास खड़ी लड़की उसे मारने का पूरा इंतजाम रखती थी, जबकि ईमान ने अपने आंसू साफ किए। उसकी भीगी पलकें और सुर्ख नाक वो दाग ना ला पाया था। आई एम सॉरी। वो तेज से चलने लगी, जबकि मासील के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्यों वो लड़की उसे इतनी अजीज हो गई थी। उसका गहरी थामे खड़ा उसे दूर जाता देख रहा था, और फिर उसे अपना रुका सांस बहाल किया और उसके पीछे लपका। उसे पल पल रंग बदलती ईमान कभी समझ नहीं आई थी। वो काफी सालों बाद उस घर आया था, लाहौर का वो घर जहाँ उसके अपनों की काफ़ी यादें जुड़ी थीं। उससे यहाँ आने से पहले पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से सेशन की बात की थी। वो ना कोई स्कॉलर था, ना मोटिवेशनल स्पीकर। वो सिर्फ नौजवान नस्ल से बात करना चाहता था। काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे इजाज़त मिल गई थी। उसे बहुत सोच समझ कर पहला कदम यूनिवर्सिटी से उठाया था। एजुकेशन सिस्टम और यंग जनरेशन दोनों तबाह हाल थे, और एक बार यूथ तक उसकी बात पहुंच जाती तो फिर आगे के मामलात खुद ब खुद तरतीब पा जाते। इंतज़ामिया का कहना था कि आज की नस्ल को किसी किस्म के सेशन में दिलचस्पी नहीं होती। उससे बस 1 घंटा मांगा था। किसी ने तो शुरुआत करनी ही थी ना कहीं से। तो उससे अपने बल पर कोशिश शुरू कर दी थी। 2-3 घर छोड़कर सामने ही हमदान साहब का घर था, लेकिन वो वहाँ नहीं गया था और अभी जाना भी नहीं चाहता था। उससे अपने आने की खबर किसी को नहीं दी। वो जिस मकसद के लिए आया था, उसे उस पर ही तवज्जो देनी थी, और वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। ईमान पहली बार उसकी गाड़ी में बैठी थी, शायद इसलिए कि वो ज़हनी तौर पर गैर हाज़िर थी। वो वहीं कहीं एयरपोर्ट पर खुद को छोड़ आई थी, अपनी माँ और बहन की तकती निगाहों में। उस हवा के झोंके जैसे शख्स के पहलू में वो भूल आई थी खुद को। मासील ने उसका बैग गाड़ी में रखा और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो गायब दिमागी से बैठ गई। उसे दूसरी जानिब बैठते ईमान को देखा। उसकी आंखें बंद थीं। वो सीट से सर टिकाए बैठी। उसकी पलकें भिलकी हुई थीं। नाक सुर्ख पड़ चुका था। मार्च शुरू होने वाला था। सर्दी की शिद्दत पहले से कम हो गई थी, फिर भी उसकी नाक जरा सी ठंड में या रोने से फौरन सुर्ख हो जाती थी। उसने गहरा सांस अंदर खींचा और स्टीयरिंग पर हाथ रखते गाड़ी आगे बढ़ा दी। ईमान के वजूद में कोई हरकत ना हुई। मासिल को उसे इस हालत में देखना बुरा लग रहा था। वो मजबूत ही अच्छी लगती थी। उसे तीखे जवाब देती और उसे हराती। सफ़र कम हो रहा था और मासिल का दिल भी डूब रहा था। कुछ देर बाद वो उसके पास नहीं होगी। ईमान। फिर आखिर उसने पुकारा, बोलिए, सुन रही हूँ। उससे आंखें खोली और गर्दन मोड़कर उसे देखा। मासिल ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी ताकि वो उससे बात कर सके। आई एम सॉरी। उसने ईमान की सुर्ख आंखों को देखा। उसे लगा ईमान उसकी वजह से रो रही थी। मैं आइंदा कभी बिना पूछे तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। वो मुआसरत कर रहा था। ईमान ने गहरा सांस लिया और सीधी होकर बैठ गई। अब उसे अपने बेख्तियार रोने पर गुस्सा आ रहा था। मैं आपकी वजह से नहीं रोई, उससे ईमानदारी से बताया। तो फिर? वो चौंका। बस हालात कुछ ऐसे बन गए हैं। अम्मी को छोड़कर आने का दिल नहीं कर रहा था। वो अब सामने देख रही थी। दिमाग कहीं और उलझा था। तुम स्ट्रांग हो, हमेशा ऐसे ही रहना। वो होले से मुस्कुराया। मैं ही क्यों अधम? उसने अजीब से लहजे में पूछा। निगाहें अब भी सामने जमी थी। आसिल ने रुख मोड़कर उसे देखा। ईमान उसे बहुत संजीदा नजर आई। मतलब? वो समझा नहीं। आपको मैं ही क्यों पसंद आई? ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। उसे क्या बताता। कुछ देर के लिए गहरी खामोशी छा गई। मुझे जवाब चाहिए, वो फिर से बोली। तुम वफादार हो इसलिए। फिर आखिर वो बोल ही पड़ा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं वफा करूंगी? उल्टा सवाल उभरा।
क्योंकि तुम मजहबी हो और मजहबी लड़कियां धोखा नहीं देती। और वो जाने क्या सुनना चाहती थी। और मुझे ये भी लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का हूँ। आज से पहले किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी तक इतनी रसाई हासिल नहीं की होगी। उसे यकीन था। वो ये बात सुनते ही ईमान अजियत से आंखें मीच गई। और मैं यही चाहता हूँ, मैं पहला और आखिरी रहूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईमान ने रुख मोड़कर उसे देखा। हाँ, कुछ भी। उसे संजीदगी से जवाब दिया। कूल डाउन आ गया था। ईमान ने गहरा सांस लिया। पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, और मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहता। अगर तुम कहोगी तो मैं सब छोड़ छाड़ कर दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। ईमान ने हैरत से उसे देखा। मैं बहुत अजियत से गुजर रहा हूँ ईमान। मैं शायद मज़ीद नहीं सह पाऊंगा। क्या वो इतनी जल्दी थक गया था? ईमान चाची निगाहों से उसे देखने लगी। क्या वो उसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा सकता था? उलझन का शिकार थी। क्या वो वाकई सच कह रहा था? गाड़ी रुक गई थी। ईमान ने सामने देखा तो अपने हॉस्टल पहुंच गई थी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। वो अब ईमान की जानिब नहीं देख रहा था। बिना उसका जवाब सुने वो गाड़ी से उतरा और उसका कैरी डिक्की से निकाल दिया। ईमान भी गाड़ी से उतर आई थी। तुम मुझे अपनाने की कोशिश तो कर सकती हो ना। वो अब उसके सामने खड़ा था। ईमान कुछ बोल ना पाई। जैसे अल्फाज सल्ब कर लिए गए हों। उससे खामोशी से कैरी थाम लिया। फिर माजिल उसी संजीदगी से गाड़ी में बैठा और उसे रिवर्स करते उसे हवाओं में उड़ाता वापस ले गया। ईमान ने उसे दूर तक जाते देखा था। उसे अपने कंधों में खिंचाव महसूस हो रहा था। वो सफ़र से लौटी थी और उसे शदीद नींद आई थी। ना जाने कितने दिन वो ठीक से सो नहीं पाई थी। वो बैग से चाबी निकाल कर अपना कैरी थामते दरवाजे की जानिब बढ़ गई। विलियम की कहानी। अगले दिन 10 बजे वो अपनी मतलूबा यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। वहाँ वो मतलूबा शख्स मिला। कुछ देर स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया गया। स्टूडेंट्स बेजार थे। काफ़ी तादाद तो आई ही नहीं थी, जबकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए आ गए थे कि क्लास से बच सकें। ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा था। वो एक जाने बैठा स्टूडेंट्स को आते देख रहा था। उससे जिस शख्स से रब्ता किया ये सेमिनार करने के लिए, उसे ऐलान करने का कहा कि जो स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में नहीं आएंगे उन्हें क्लासेस देनी होगी। और फिर क्या था, ऐलान के फ़ौरन बाद ऑडिटोरियम तेज़ी से भरने लगा। वो चश्मा लगाए बैठा था, स्याह फ्रेम वाला चश्मा। कुछ देर बाद स्टेज पर माइक वगैरह सेट कर दिया गया। उसे यहाँ सेमिनार करने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो लंदन से अलनूर एकेडमी का प्रोफेसर था। पहले पहल तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को उसे देखकर यकीन नहीं आया। वो खुद उन्हें मास्टर्स का स्टूडेंट लगा था। जब स्टूडेंट्स बैठ गए तो वो स्टेज पर आया। डाइस रखा हुआ था और माइक अटैच था। एक माइक्रोफोन उसने अपने कान पर जमा रखा था, जिसका छोटा सा माइक उसके मुंह के करीब था। उससे हाथ में वो छोटा सा पजल बॉक्स थाम रखा था। उससे एक नज़र हॉल पर डाली। फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स उसके सामने बैठे थे। उसके सामने स्टूडेंट्स बहुत ही बेजार थे, खासतौर पर लड़के जो अपने फ़ोन में घुसे हुए थे। बाकी आधी से ज़्यादा आवाम, खासतौर पर लड़कियां, उसे पुरशौक निगाहों से देख रही थीं। उसकी ड्रेसिंग ही ऐसी थी। ये कौन है? कोई नया प्रोफेसर या फिर मॉडल? ये तो बहुत हैंडसम है। लगता ही नहीं पाकिस्तानी है। लड़कियों की सरगोशियां जारी थीं। वो पेन ड्रेस में था। कोट उससे उतार कर रखा और शर्ट के कफ फोल्ड कर डाले। स्याह पेंट पर सफ़ेद शर्ट, सलीके से जमे बाल और उस पर ऐनक से झांकती उसकी चमकदार ग्रे आंखें। मैं अगर बताऊं कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ, तो आप सब लोग यहाँ से उठकर चले जाएंगे। बिलाहिर उसने बोलना शुरू किया। उसके ब्रिटिश लहजे से पता चल गया था कि वो वाकई पाकिस्तानी नहीं था या फिर पाकिस्तान में नहीं रहता था। वो कम्युनिकेशन के असूल जानता था। यहाँ पाकिस्तान में अगर वो उर्दू में बातचीत शुरू करता तो बच्चा ना खींच पाता। वो जानता था पाकिस्तानी अवाम को मुतासिर करने के लिए इंग्लिश काफ़ी थी। लड़कियों की तवज्जो वो सिर्फ अपनी शख्सियत से खींच चुका था, जबकि लड़के अब भी अपने फ़ोन में लगे हुए थे। चंद ही उसकी जानिब मुतवज्जा थे। आम अल्फाज में बताऊं तो मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को सुनने आया हूँ, वो बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते। उससे पजल बॉक्स घुमाते उन पर नजरें जमाए कहा। ये बात सुनते ही हॉल में बैठे स्टूडेंट्स हंसने लगे थे। पागल वागल लग रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। लगता है मार्केट में कोई नया मोटिवेशनल स्पीकर आया है। काफ़ी लड़के बाकायदा अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उनका इरादा वापस जाने का था। लड़कियों नुमा लड़के, लंबे बाल, फटी हुई पैंटें, गले में बड़ी चेन,
पाँचों से पैंट ज़मीन को छू रही थी। कुछ लड़कियां भी उठी थीं, रंग-बिरंगे बालों वाली। उससे इतना फैशन लंदन में भी नहीं देखा था, जितना यहाँ नज़र आ गया था। कुछ लड़कियों को उससे अबाया पहने बैठे भी देखा था, पर उनकी तादाद कम थी। ऐसा कैसा हुस्न था जो सरेआम फिर रहा था। शलवार कमीज़ पहनने वाली लड़कियां बाल खोले दुपट्टा गले में डाले बैठी थीं। निहायत हसीन तरीन लड़कियां। मैं लंदन से आया हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, जबकि मुझे नहीं थी। उसकी निगाह दो लड़कों पर पड़ी थी जो एक दूसरे का हाथ थामे वापस जा रहे थे। उसका ये जुमला बोलने की देर थी, वो दोनों रुक गए। अरे हाँ, वही मोहब्बत जो आजकल लड़कों में आम है और लड़कियां भी आपस में करती हैं। वो अब इंग्लिश से उर्दू में उतर आया था ताकि सब सुने। सबसे आगे बैठे प्रोफेसर की रूम में जयमंगोइयाँ शुरू हुई कि वो कैसी बातें कर रहा था। मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि गलती किसकी थी, मेरी या विलियम की। अब की बार खामोशी छा गई। कुछ लड़के खड़े रह गए, कुछ वापस बैठ गए। मौजू उनकी दिलचस्पी का था, यहाँ वो खुद को रिलेट कर सकते थे, इसलिए बैठ गए। मैं कॉलेज में था जब मुझे विलियम मिला। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपनी क्लास में सबसे कम उम्र लड़का था। मैं थोड़ा ज़हीन था। विलियम मेरी जानी मुतवज्जा हुआ। मैं अकेला बैठा था। वो मेरे साथ बैठने लगा। मुझे लगा मैं उससे अच्छा लगता हूँ। मैं वाकई उससे अच्छा लगता था। वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वो हंसियाँ हॉल में भी दबी दबी सी हंसी गूंज गई। कुछ मसवी लोग भी बैठे थे जिन्होंने अस्तगफार कहा। कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो। बेचूड़ी गुस्से में था। वो अब इंतजामिया को घूर कर देख रहा था। मैं जानता हूँ, ये बात कुछ लोगों के लिए बुरी बात है, बेहयाई की बात है, जबकि कुछ के लिए नॉर्मल है। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ये कोई जुर्म तो नहीं है अगर आप सेम जेंडर से मोहब्बत करते हैं। वो सिचुएशन भाप चुका था। उससे फौरन बोला। फिर क्या है? अचानक हॉल में से किसी ने पूछा। वो हौले से मुस्कुरा दिया। विलियम ने मुझे बुलाया और प्रपोज किया। हॉल में खामोशी छा गई। उसकी नज़रें अब पजल बॉक्स पर जमी थीं, जबकि तस्वीर में माजी का वाकया किसी फिल्म की तरह चल रहा था। क्या आप दोनों अब साथ हैं? स्टूडेंट्स अब कनेक्ट हो गए थे। नहीं। उसे नज़रें उठाई। क्यों? वो जानने को बेचैन थे। पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की थी कि डाइस पर खड़े होकर इतनी आवाम के सामने अपनी हकीकत बयान कर सके। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैंने विलियम को रिजेक्ट कर दिया। मैं उस वक्त नहीं जान पाया कि उसके जहन में क्या चल रहा था। ये इस बात सुनने की देर थी कि कुछ स्टूडेंट्स फराहम हो गए। कुछ ने बाकायदा इंग्लिश में गाली थी। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मुझे नफरत है इस लफ्ज से भी। ये इस्लाम हमें कभी चैन और सुकून से जीने नहीं देगा। आगे की कहानी भी सुन लो। बिलाहिर उसे बोलना पड़ा। इंतजामिया अब एचओडी को बता रही थी कि स्टेज पर खड़ा लड़का बहुत काबिल था। वो यकीनन कुछ अच्छा ही करने आया था। मैंने विलियम को इसलिए इनकार नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मुझे लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी। एंड आई थिंक ये हक सबको हासिल है तो अपनी मर्जी से रिलेशनशिप बना सके। राइट ब्लू शर्ट? उसने उसी लड़की को मुतवज्जा किया जो कुछ देर पहले अपने गुस्से का इजहार कर रहा था, और ये उन दो लड़कों में से एक था जिन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे। सबकी नज़रें अब उस लड़के पर जमी थी। व्हाट्स योर नेम? उससे लड़के से पूछा। लड़के को माइक दिया गया। वो फिर से खड़ा हो गया। पहले उसकी आवाज़ पीछे बैठी आवाम तक नहीं जा रही थी। जूबी। लड़के ने माइक में जवाब दिया। ओके जूबी, आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन बॉयज। तुम क्या करोगे जब एक लड़की तुम्हें आकर प्रपोज करेगी? उसकी आवाज़ सुनते ही जूबी का चेहरा फक हो गया। वो कैसे जान गया था? क्या उसे चश्मे की जगह टेलीस्कोप लगा रखा था जो इंसान को अंदर तक पढ़ सकता था? वो सटपटाकर इधर उधर देखने लगा। सबकी नसें उसी पर जमी थी। फिर उससे हिम्मत की, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे डरपोक न समझें। मैं उसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। इट्स माई चॉइस। वो कांपती आवाज़ में बोला। बिल्कुल, मैंने भी इनकार किया था। बट यू नो वट क्या हुआ? उसे तजस्सुस पैदा किया। सब उसे दम साधे सुन रहे थे। एक रात विलियम ने मुझे किडनैप कर लिया और उसने ये सब किया। उसने मुझे जलाया ताकि मैं डर कर उसे हाँ कर सकूं। उस शर्ट का पहला बटन खोल कर रखा, और अब उसने शर्ट को पहल थोड़ा सा खिसका कर दिखाया। बाईं जानिब सीने पर जलने का निशान था। हॉल में बैठी आवाम को सांप सूंघ गया। मौत जैसी खामोशी छा गई। क्या लंदन में भी शिद्दत पसंद लोग पाए जाते हैं? सूबी का सवाल उभरा। हर जगह है, हर शहर, हर मुल्क में। अब आप लोग बताएं, विलियम ने ऐसा क्यों किया? क्या विलियम ठीक था या गलत? क्या मोहब्बत में ये सब जायज़ है?
उसने उन पजल बॉक्सेस को टाइल्स के पीछे धरे छोटे से मेज़ पर रखा और पानी की बोतल उठाई और फिर मेज़ पर बैठकर पानी पीने लगा। हॉल में सरगोशियों का शोर था। कोई विलियम को शिद्दत पसंद कह रहा था, कोई उसे गलत कह रहा था, कोई कह रहा था वो ठीक था, कोई कह रहा था उसने ये सब मोहब्बत में किया। जितने मुंह उतनी बातें, सबका जवाब अलग था। वो पानी पीने तक उन्हें देखता रहा और फिर उठकर दरमियान में आ गया। कौन कहता है कि विलियम ने ठीक किया? उससे सवाल किया। डिस्कशन ऐसी थी कि अब स्टूडेंट्स आहिस्ता-आहिस्ता अपने हॉल से बाहर निकल रहे थे। हॉल में से एक हाथ खड़ा हुआ था। उससे माइक पकड़ाने का इशारा किया। उस लड़के को माइक दे दिया गया। आई थिंक विलियम की गलती नहीं है। इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है। वो अपनी मोहब्बत पाने की पूरी कोशिश करता है। शायद वो अनजाने में ये सब कर गया हो। उससे साफ गोई का मुजाहरा किया। नाम क्या है आपका? उससे सवाल पूछा। दानिश। दानिश, आर यू मुस्लिम? एक और सवाल उभरा। लड़का खामोश हो गया। वो कशमकश में पड़ गया था। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। मजहब सबका जाती मामला है, यू नो। वो हंसा। तंज़ हंसी, बना कर देने वाली, बांध लेने वाली। मैं बिल्कुल जज नहीं करूंगा और इस सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, इसलिए आपके पेरेंट्स तक ये बात नहीं जाएगी। उससे पूरा यकीन दिलाया। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, पर मुझे इस्लाम नहीं पसंद। आई हेट इट नाउ। जाने उस लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, पर वो झिझकते हुए भी सच बोल गया था। वाई? वाई यू हेट इस्लाम? वो पूरी तवज्जो से दानिश को सुन रहा था। उसमें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। बस नमाज कुरान के अलावा कुछ है ही नहीं है। नमाज न पढ़ने पर बस यही सुनने को मिलता है कि जहन्नुम में जाओगे, जला दिए जाओगे, वगैरह वगैरह। वो दबा हुआ था। उसकी बात सुनकर स्टेज पर खड़ा वो लड़का, जो किसी साहिर से कम नहीं था, होले से मुस्कुरा दिया। दानिश, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि तुम्हारे इनकार करने पर अल्लाह तुम्हें जलाने का कहता है और इसलिए तुम्हें उससे नफरत है, क्योंकि तुम आज़ाद हो, इनकार का हक रखते हो, फिर भी तुम्हें जलाया जाए तो ये गलत है ना? मैं समझ गया। पर टेल मी वन थिंग, मेरे इनकार करने पर विलियम ने मुझे जलाया। बेशक वो ये सब करने के बाद रो पड़ा और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, पर उसने जलाया ना मुझे, तकलीफ तो दी। फिर भी वो तुम्हारी नज़रों में ठीक कैसे हो गया? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। और चेहरे धुआं धुआं कैसे होते हैं, ये कोई अब देखता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उससे कहाँ से पकड़ा था। खामोशी और गहरी खामोशी। पूरे हॉल में बस धुआं सा भर गया था। पूरी रात वो बस खामोशी से सोचती रही। रोज़ उसे मिलने के बाद जा चुकी थी। रात को लेट वापस आती थी, जबकि ईमान अब तक शाम जबील की बातों में उलझी थी। वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उससे इनकार करती, और इकरार करना तो जान जाने जैसा था। दोबारा हशाम जबील ने उससे रब्ता नहीं किया। शायद वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। ईमान ने जाने से पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज उससे इंटरव्यू का मैसेज आया था। वो आज तो जा नहीं सकी, अलबत्ता सुबह उसे बुलाया गया था। सुबह उसे यूनिवर्सिटी भी जाना था और इंटरव्यू देने भी। अब तो उसका जॉब करना और भी ज़रूरी हो गया था। अब उसे घर वालों का खर्चा उठाना था। वो इसी कश्मकश में सो गई। सुबह उठी तो सर भारी भारी था। उसे अपना वजूद मज़ीद थका हुआ महसूस हुआ। यूँ लगा जैसे वो सोई ही नहीं थी, बल्कि पूरी रात काम करती रही थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द था। जिसे नज़रअंदाज करती वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी गई। वहाँ अपने प्रोफेसर से मिली। उन्होंने उसे प्रोजेक्ट की तैयारी करने का कहा था। आपका काम अच्छा है, इस पर मज़ीद मेहनत करें। अगर आपका रिसर्च वर्क पब्लिश हो गया तो आपको एमफिल में स्कॉलरशिप मिल सकती है। प्रोफेसर ने उसे खुश कर दिया। उससे मेहनत की थी और उसे यकीन था मेहनत का फल मिल ही जाता है। अब उसे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। उसका 3 बजे इंटरव्यू था। 1 बजने वाला था। उसे भूख भी लगी थी। उससे एक सैंडविच और जूस लिया और जल्दी से यूनिवर्सिटी से निकल आई। फाइल उसके पास ही थी। वो अब इंटरव्यू देने जा रही थी। ट्रेन में बैठकर उसने सैंडविच खाया और इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। मासिल के मैसेजेस को उसने नज़रअंदाज ही किया था। उसका इंटरव्यू ज़्यादा ज़रूरी था। वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, ये कंपनी सर्विसेज देती थी। कंपनी के 2 मालिक थे। एक सीईओ पाकिस्तान से था और उसका इंटरव्यू भी उन्होंने ही लेना था। स्टडी के अलावा क्या करती हैं? उससे आखिरी सवाल पूछा गया। राइटर हूँ, कॉलम्स लिखती हूँ। उससे पूरे इत्मीनान से जवाब दिया। कोई पब्लिश भी हुआ है क्या? अगला सवाल उभरा। ईमान की नज़रें बार बार भटक कर सामने मेज़ पर पड़े उस मैगज़ीन पर जा रही थी, जो खुला हुआ था और उस सफ़े पर उसका कॉलम था। वो होले से मुस्कुरा दी और मैगज़ीन की जानिब इशारा किया। वॉट? सामने बैठे शख्स ने पूछा।
ये जो कॉलम आप मेरे आने से पहले पढ़ रहे थे, ये मैंने ही लिखा है। सीरियसली? उसने हैरत से पहले ईमान और फिर मैगज़ीन को देखा। ये वेलेंसिया का मशहूर मैगज़ीन था और वो शख्स ईमान बिनते अब्दुल्ला नामी राइटर का हर कॉलम पढ़ता था और उसे अंदाज़ा नहीं था कि राइटर इतनी कम उम्र होगी। पर ये तो ईमान बिनते अब्दुल्ला का है। उम्मे ईमान, फादर नेम अब्दुल्ला शहाब, कलमी नाम ईमान बिनते अब्दुल्ला। सर, ये मैं ही हूँ। भोले से मुस्कुराई तो सामने बैठा शख्स काफ़ी मुतासिर नजर आया। वो 50-55 साल शख्स था जो पहले ही ईमान को सेलेक्ट कर चुका था, पर ये बात जानकर वो अब काफ़ी मुतासिर नजर आ रहा था। को के सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं था, पर ईमान ये जॉब करने के लिए तैयार थी। उसने सबसे पहले ये खबर सलमा को दी थी और उसे यूनिवर्सिटी का भी बताया था कि अगर रिसर्च वर्क पब्लिश हो जाता तो उसे मज़ीद स्कॉलरशिप मिल जाती। वो अब खुश थी। उसे लगा था सब ठीक हो जाएगा। बाहर मौसम अब आलूद था। उसने नूडल्स बनाए और सलमा बेगम को फ़ोन मिला लिया। उसका बाहर जाने का इरादा नहीं था। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं इधर जॉब करूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। उसके बाद अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तो फिर मैं साल बाद भी जॉइन कर सकती हूँ। वो सलमा बेगम को बता रही थी। सलमा बेगम खुश थीं। वो तो दिन-रात ईमान की कामयाबी की दुआएँ माँगती थीं। वो सलमा बेगम से ही बात कर रही थी जब उसे किसी और का फ़ोन आने लगा। उसने नंबर देखा तो ये मार्था थी, मार्सिल की असिस्टेंट। उससे कभी-कभार काम के लिए ही ईमान को फ़ोन किया था, पर रात के इस वक़्त और क्यों? वो थोड़ा हैरान हुई। उसे सलमा बेगम को खुदा हाफ़िज़ कहा और मार्था का फ़ोन उठाया। वो जा रही हैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर मिस्टर मार्सिल, सिर्फ़ तुम्हारी वजह। मार्था की आवाज़ ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मार्सिल की हालत ठीक नहीं थी। वो ईमान को उससे दूर नहीं देख सकता था। उससे कहा था वो चला जाएगा और वो जा रहा था। पता नहीं कहाँ, सब छोड़-छाड़ कर। ईमान जहाँ बैठी थी साकित रह गई। उसे अपना दिमाग जमता महसूस हुआ। मार्था फ़ोन बंद कर चुकी थी। अगर वो आपकी वजह से चला गया और फिर कभी ना मिला, तो कसूर किसका होगा? उसे मैसेज मिला था अनजान नंबर से। मैसेज करने वाला कौन था वो जान गई थी। वो तेजी से उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जूते पहने और स्कार्फ उठाया। उससे पहले ही बुखार था और अब अचानक इस खबर से वो घूम गई थी। अब वो मार्सेल का नंबर मिला रही थी जो बन जा रहा था। वो एयरपोर्ट की जानिब निकल चुका था। मार्ता ने उसके जाने के बाद फ़ोन किया था। उसे जल्दी से राइड करवाई और उसके पीछे जाने लगी। वो नहीं चाहती थी कोई उसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाए। खुद को कैसे माफ़ कर पाती? अधम, प्लीज़ मत जाएं। उससे मैसेज किया था पर शायद मार्सेल का फ़ोन ही बंद था। उससे बिना बताए कैसे जा सकता था? उसे याद आया उससे मार्सेल के सारे मैसेजेस इग्नोर कर दिए थे। वो जल्दी जल्दी मैसेजेस देखने लगी। गाड़ी की विंडो ग्लास से बहती हल्की हल्की बारिश की बूंदें उदासी का पैगाम दे रही थीं। ईमान को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। मेरा वजूद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ईमान। उसका आखिरी मैसेज था और ईमान ने अब देखा था जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची। बारिश तेज हो चुकी थी। उससे मार्था को फ़ोन किया। उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। बस 5 मिनट बाकी थे। वो उसे एयरपोर्ट पर ढूंढ रही थी और फिर वो उसे नजर आ गया। वो जा रहा था। अधम, उससे ऊंची आवाज़ में पुकारा। लोगों ने उसे देखा जो बारिश में भीगने के बाद अब ठंड से कांपने लगी थी। बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई थी। ऊपर से ठंडी हवाएं और रात के वक्त दर्जा हरारत वैसे ही गिर जाता था। आवाज़ सुनकर वो रुका। उसे उस नाम से पुकारने वाली पूरे वेलेंसिया में सिर्फ एक ही थी। मार्सेल को यकीन ना हुआ। वो पलटा नहीं, फिर से चलने लगा। उसे लगा ये एक वहम था। वो भला कब आने वाली थी? अधम, प्लीज़ रुक जाए। और इस बार वो एक झटके से पलटा। सामने ही दुश्मनी जहाँ खड़ी थी। वो बाहर उसे ढूंढते ढूंढते भीग गई थी। वो खड़ा रहा बुत बनकर। उसे यकीन न आया। हिमालय से कदमों से उसकी जानी पड़ी। वो अपना और उसका फासला कम करती उस तक पहुंची। ये सिर्फ वो जानती थी ये फासला उसने कैसे तय किया था। वो जानती थी वो अब जो करने जा रही थी उससे उसकी शनाख्त हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वो खुद को खोने जा रही थी अंधेरों की दुनिया में। कहाँ जा रहे हैं आप? उसने सवाल किया। मार्सिल की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थीं। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसका वजूद लरस रहा था। वजह ठंड थी या कुछ और वो नहीं जानता था। तुम्हारे शहर से बहुत दूर। वो खुद पर काबू पाते बोला। दूर जाने से क्या ये शहर ख़त्म हो जाएगा? ईमान ने उल्टा सवाल किया। वो उसे ही देख रहा था पर बोला कुछ नहीं। जानता था वो इस शहर से नहीं निकल सकता था।
मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो भी मुझे बिना बताए? तुम्हारे नज़दीक मेरी कोई अहमियत होती तो इसकी नौबत ना आती। मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर, किसी और का होते। वो तड़प उठा। मैं तो अपनी भी नहीं हूँ, किसी और की कैसे होंगी? एक बार मेरी बनने की कोशिश तो करती। उससे शिकवा किया। प्लीज मत जाए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो हंसिया। इस सजाया हंसी खुद का मजाक उड़ाती हुई उससे बेख्तियार चेहरे पर हाथ फेरा। कितनी जालिम हो ना, अभी भी सिर्फ खुद का ख्याल है। वो पलट गया और ईमान को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। जुल्म तो वो कर रहा था, वो कैसे बताती उसे? प्लीज रुक जाए। ईमान ने उसका बैग पकड़ लिया। किसके लिए और क्यों? वो रुक गया पर पलटा नहीं। दिल अभी तक चल रहा था। मेरे लिए। उसके लबों से आजाद हुए लफ्जों ने मासिल के कदमों में जंजीर डाली। इस बार वो पलटा। उसे बेयकीनी से ईमान को देखा। उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। उसका वजूद जाने किस तूफान की सद में था। फिर से कहो। वो उससे करीब हुआ। प्लीज मेरे लिए रुक जाए, मैं आपकी मोहब्बत को अपनाती हूँ। ईमान को लगा उसका वजूद किसी ने उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया हो। उसकी पलकें फिर से भीगने लगी, जबकि मासिल के चलते वजूद को उसे दो शख्स से निकाल लिया था। मासिल को लगा किसी ने उसके सारे जख्मों पर मरहम रख दिए हों। उसकी हसीतें खत्म हो गई हों, जैसे उस भटकते इंसान को पनाह मिल गई हो। सोच लो ईमान, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। मुझसे इनकारी हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो मज़ीद करीब हुआ और ईमान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, जबकि वो सिर्फ सर हिला पाई। उससे कुछ बोलना चाहा पर वो बोल नहीं पाई। मासिल ने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाला और उससे पहले कि मासिल उसे छूता कि उसका हाथ थामता, वो अपने वजूद को ना संभाल पाई और लड़खड़ाती गिर गई। अगर वो ना थामता तो उसका सर बुरी तरह जमीन पर लगना था। ईमान, ईमान। वो उससे पुकार रहा था, जबकि ईमान का ज़हन अंधेरों में डूबता चला गया।